स्टाफ अपने अपने घरों पर चला जाता है, लेकिन पुलिस वहां जगह जगह पहरे पर मौजूद होती है। एक दो खुफिया पुलिस के अफसर भी रात की ड्यूटी पर जरूर रहते हैं। यही लोग अपने कमांडर शेरवान से पूछगिछ कर रहे हैं। तले के अंदर दो छोटी सड़कें जो खुफिया पुलिस के दफातर के आगे से होती हुई एक दूसरे को काटती शुमालन जनूबन तले की दीवार तक चली जाती हैं। उन पर झाड़ू देने वाला अमला सुबह मुंह अंधेरे आ जाता है और दफ्तर खुलने से पहले वापस चला जाता है। दफ्तरों की झाड़ पूंछ चपड़ासी करते हैं। अपने मुजाहिद ने हमें तले के अंदर की जिस कदर तफसील बता दी थी, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। एक तरह से किले के अंदर का सारा नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैंने मुजाहिद से पूछा, किले के दरवाजे की क्या सूरत हाल है? मेरा मतलब है रात के वक्त क्या दरवाजा बंद कर दिया जाता है? मुजाहिद ने कहा, दरवाजा लोहे का है, वो शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। उसके नीचे एक छोटा दरवाजा है, वो खुला रहता है, उसको ताला नहीं लगाया जाता। दरवाजे के अंदर बाहर दोनों जानिब मुसल्लह पुलिस के दो सिपाही गार्ड ड्यूटी पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनकी ड्यूटियां भी 4-4 घंटे के बाद बदल जाती हैं और पहले सिपाहियों की जगह दूसरे सिपाही आ जाते हैं। दिन के वक्त भी बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए कोई दफ्तर का आदमी भी तले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अपने मुजाहिद ने अपना काम कर दिखाया था, अब हमारा काम शुरू होना था। मैं और कमांडो मंसूर अहमद बट अपने मुजाहिद की फराहम की हुई मालूमात की रोशनी में कमांडर शेरवान तक तले के अंदर पहुंचे और वहां से उसे बाहर निकालने की मंसूबाबंदी पर काफी देर तक गौर फिक्र करते रहे। हमारे पास 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल थे। हमें उस पर लगाने के लिए साइलेंसरों की अशद जरूरत थी। किले के अंदर पहुंच जाने की सूरत में अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती तो हम ऐसा फायर नहीं कर सकते थे जिसका धमाका पैदा हो। ये धमाका किले में पुलिस की सारी नफरी को बेदार करके हमारा मंसूबा खाक में मिला सकता था। हमने एक मंसूबा तैयार कर लिया था। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। कमांडो मंसूर ने कहा, क्या अपना मुजाहिद पिस्तौलों के लिए साइलेंसर मुहैया कर देगा? मैंने कहा, ये तो सुबह उससे बात करने के बाद ही मालूम होगा। उसके बाद हम सो गए। अगले रोज हम उठे तो सुबह के 9 बज रहे थे और मुजाहिद खुद नाश्ता कर चुका था और हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। हम नाश्ता करने लगे। मुजाहिद दुकान पर जाने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा कि तुमसे 2-4 जरूरी बातें करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठ सकोगी? वो हमारे पास ही दरी पर बैठ गया। क्यों नहीं, बताओ क्या बात है? मैंने उसे अपना सारा मंसूबा बताया और कहा कि हमें 2 जोड़े ऐसे कपड़ों के चाहिए जिस किस्म के कपड़े यहाँ के हिंदू मजदूर आमतौर पर पहनते हैं, मगर सबसे जरूरी चीज जो हमें दरकार है वो हमारे ऑटोमेटिक पिस्तौलों के लिए 2 साइलेंसर है। क्या तुम हमारे पिस्तौलों पर फिट आने वाले 2 साइलेंसर कहीं से ला सकते हो? मुजाहिद ने अपनी मखसूस बेनियाजी से जवाब दिया, मुझे दोनों पिस्तौल खाली करके दे दो, मैं कोशिश करूंगा। मैंने उसी वक्त दोनों पिस्तौलों के मैगजीन निकाले और उन्हें मुजाहिद के हवाले कर दिया। उसने दोनों पिस्तौल अपनी कमीज के अंदर छुपा लिए और बोला, दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और बाहर बिल्कुल ना निकलना। वो चला गया। वो हमें रात के वक्त भी मकान से निकलने की बड़ी मुश्किल से इजाजत देता था। ये बात जरूरी भी थी, इसलिए कि हम बड़े अहम मिशन पर आए हुए थे और इस मिशन के लिए जरूरी था कि हम लोगों की नजरों में ना आए। वो दोपहर को खाना खाने भी ना आया। हम दोनों ने रात का बना हुआ खाना खा लिया। वो रात को आया, कहने लगा, मुझे शहर से दूर एक गांव में जाना पड़ गया था। जिस आदमी के पास तुम्हारे पिस्तौलों के साइज के साइलेंसर थे वो बॉर्डर के पास एक गांव में रहता है। उसने कमीज के अंदर से दोनों पिस्तौल निकाल कर हमारे हवाले कर दिए। दोनों की नालियों पर साइलेंसर लगे हुए थे। अपनी तसल्ली करके देख लो, अगर 19-20 का फर्क है तो ये तब्दील भी किए जा सकते हैं। मैंने साइलेंसर को खोलकर दोबारा लगाया। कमांडो मंसूर ने भी अपने पिस्तौल के साइलेंसर को खोलकर दोबारा फिट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही है। मैंने भी कहा, हाँ। मुजाहिद किचन की तरफ जाते हुए बोला, किसी और चीज की जरूरत हो तो वो सुबह बता देना, सुबह तुम्हारे लिए पुराने कपड़े भी ले आऊंगा। मैंने कहा, हमें 2 जमीन खोदने वाली खुरपियां और एक पैमाइश करने वाला फीता भी चाहिए। मुजाहिद ने किचन में से जवाब दिया, सुबह ये दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे दिन वो 9 बजे घर से निकल गया और 11 बजे वापस आ गया। उसके हाथ में पटसन का थैला था। थैले में हमारे लिए हिंदू पहनावे के 2 पुराने गर्म कोट और 2 मैली सी पगड़ियां थीं, जिन्हें पंजाब के हिंदू माली बागबान सर पर बांधा करते थे। सारा मंसूबा हमारे सामने था। हमने तैयारी शुरू कर दी। जब हमने पाजामे कुर्ते पहनकर सरों पर उल्टी सीधी पगड़ियां बांधी तो मुजाहिद हंसकर बोला, तुम दोनों किसी सरकारी दफ्तर के बागीचे के माली लग रहे हो। मैंने कहा, बस मैं यही चाहता था। अब तुम ऐसा करो कि हमारे माथों पर सुर्ख पेंसिल या सुर्ख रोशनाई से हिंदू वाले तिलक लगा दो। उसके पास न सुर्ख रोशनाई थी न सुर्ख पेंसिल थी। कहने लगा, ये हिंदू सिखों का शहर है, मैं बाजार से अभरी तिलक लगाने वाला बना बनाया रंग ले आता हूँ। वो दायमगंज की दुकान से एक छोटी सी डिब्बी खरीद कर ले आया जिसमें सुर्ख रंग घुला हुआ था। उसने मेरे और कमांडो मंसूर अहमद बट के माथों पर अबरुओं के दरमियान जिस तरह हिंदू तिलक लगाते हैं 2 तिलक लगा दिए। अब हम पूरे हिंदू लगते थे। हमने खुरपियां हाथों में पकड़ ली
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। और खामोशी से मकान से निकलकर गली में से होते हुए पीछे खेतों में आकर रीगो ब्रिज की तरफ चल पड़े। क्योंकि मैं उस सारे इलाके से वाकिफ था, इसलिए मैं जरा आगे आगे चल रहा था। हमें वहां जाकर जो कुछ करना था वो मुझे मालूम था और मंसूर अहमद भट्ट कमांडो को भी मालूम था। रीगो ब्रिज वाली सड़क को पार करके हम बाएं जानिब किले की परेड में दाखिल हो गए। किले का ये मैदान जैसा मेरा बचपन में हुआ करता था उसी तरह संगलाख और रेतला था। सिर्फ इतना फर्क पड़ गया था कि एक जानिब खोखों की एक कतार नजर आ रही थी जहां नई मेवा मंडी बन गई थी। किले की ऊंची और कदीम दीवार वाली इमारत करीब आ रही थी। हम किले की दीवार की मशरिक की समत आ गए। हम हाथों में खुरपे लिए बड़े मजे से चल रहे थे। कोई देखता तो यही कहता कि हम कमेटी के माली हैं। किले की मशरिकी जानिब वाली दीवार से कोई 30-40 फुट के फासले पर आकर हम जमीन पर बैठ गए। हम दोनों ने सिगरेट सुलगा लिए और सिगरेट पीते हुए किले की दीवार की छत की तरफ देखा। किले की दीवार 60-70 फुट ऊंची हो गई। ऊपर एक सीमेंट और ईंटों से बना हुआ छज्जा बाहर को निकला हुआ था। उसके नीचे दीवार में 4 चौकोर सुराख बने हुए थे। मैंने वो सुराख कमांडो मंसूर को दिखाए और कहा कि जहां वो मोर्चा है जहां फौज के जमाने में मशीन गन पोस्ट हुआ करती थी। अब उठकर अपना काम भी साथ साथ शुरू करते हैं ताकि अगर किले की जानिब से हमें कोई देख रहा हो तो उसे हम पर शक ना हो। मैंने जेब से पैमाइश करने वाला फीता निकालकर उसका एक सिरा कमांडो मंसूर को पकड़ाया और खुद फीता खोलकर कोई 10 फुट के फासले पर जमीन पर खुरपी से निशान लगाया। इस तरह हम निशान लगाते लगाते किले की दीवार के मजीद करीब होते चले गए। 10 जगहों पर निशान लगाने के बाद हमने अपने लगाए हुए निशानों की जगहों पर खुरपी से जमीन में सुराख डालने शुरू कर दिए। साथ साथ हम दीवार की ऊंचाई और उसके ऊपर छज्जे के अंदर बने हुए सुराखों का जायजा भी ले रहे थे। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, जगह तो यही है और इसी मोर्चे के करीब छत पर से नीचे जीना दूसरी मंजिल पर उस तहखाने के दरवाजे के करीब जाता है जहां कमांडर शेरवान कैद है। मगर इस दीवार पर चढ़ा कैसे जाए? मैंने कहा, अगर हम इस दीवार पर नहीं चढ़ सकते तो फिर कमांडो की तरबियत हमने किस लिए ली थी? हम में और एक ट्रेंड कमांडो में फर्क ही क्या रह जाता है? उस वक्त पिस्तौल हमारे पास नहीं थे। पिस्तौल की हमें जरूरत भी नहीं थी। हम दोनों पिस्तौल अपने मुजाहिद के मकान पर ही छोड़ाए थे। हम एक दूसरे के 10 फुट के फासले पर बैठे जमीन में खुरपी से सुराख डाल रहे थे। ये काम हम बड़े आराम से कर रहे थे। हमारी सारी तवज्जो किले की दीवार की तरफ थी। मैं बड़े गौर से दीवार का जायजा ले रहा था। किले की दीवार के नीचे एक खाई थी जिसमें झाड़ झंकार उगा हुआ था और कहीं कहीं कूड़े का ढेर भी लगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस दीवार को फलांगने और ऊपर मोर्चे के छज्जे तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 70 फुट लंबे रस्से की जरूरत पड़ेगी। ये जरा मुश्किल काम था। मुश्किल इन मानों में कि हमें 70 फुट लंबा रस्सा उठाकर जहां लाना था और फिर रस्से के आगे आंकड़ा लगाकर उसे मोर्चे के सुराख की जानिब 70 फुट से ज्यादा ऊपर की तरफ उछालना था, जो उससे ज्यादा मुश्किल काम था। अब हमने 3 सुराख ही खोदे थे कि एक तरफ से हमें पुलिस का सिपाही हमारी तरफ आता नजर आया। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को होशियार कर दिया। हम खामोशी से अपने काम में लगे रहे। सिपाही सिख था। वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बड़े रोब से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो और कौन हो? मैं खुरपे वाला हाथ रोक कर उठ खड़ा हुआ और सिख सिपाही को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, हम कमेटी के माली हैं। कमेटी जहां परेड के किनारे नए दरख्त लगा रही है। हमको सेक्रेटरी साहब ने दरख्तों के वास्ते सुराख बनाने के लिए भेजा है। कल इसमें डीसी साहब आकर दरख्त लगाएंगे। सिख सिपाही झुककर हमारे बनाए हुए सुराखों को देखने लगा, फिर बोला, ठीक है, अपना काम खत्म करके पुल की तरफ से चले जाना। परेड वाले गेट की तरफ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज। हम आए भी इसी तरफ से हैं सरकार। बस काम करो। और तुम ये सिगरेट क्यों पी रहे हो? मैंने जल्दी से सिगरेट जमीन पर फेंकी और कहा, गलती हो गई। सिख सिपाही बड़बड़ाता हुआ शायद हम दोनों को गालियां देता जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने आहिस्ता से कहा, मुसीबत आई थी टल गई। मैंने खुरपी चलाते हुए कहा, मंसूर, अभी इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। इतनी देर में किले की दीवार की ऊंचाई और उसके ऊपर से नीचे तक हमवार सतह को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि हम रस्से की मदद से इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकते और इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यही था कि किले के अंदर जाकर छत पर से रस्सा नीचे लटका दिया जाए। ये काम दुश्वार और बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन कमांडो अगर किसी मिशन के बारे में ये कह दे कि ये नामुमकिन है तो उसे कमांडो कहलाने का कोई हक नहीं। फौरन मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने ये तरकीब कमांडो मंसूर को बताई तो वो सोच में पड़ गया।
देख लो क्या हम ऐसा कर सकेंगे। ये मुझे मुश्किल बात नजर आती थी। मैंने कहा तुम फिक्र न करो, ये काम मैं मुकम्मल कर लूंगा। आओ अब वापस चलते हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। हम उसी तरह खेतों में से गुजरते हुए अलग अलग होकर अपने मुजाहिद के मकान में आकर बैठ गए। वो दोपहर को आया। उसने कहा था कि वो हमारी कारगुजारी मालूम करने दोपहर को खाने के वक्त आएगा। उसने मुझसे पूछा फिर क्या ख्याल है। मैंने कहा दोस्त, नीचे से किले की दीवार पर ऊपर मोर्चे की छत तक चढ़ना मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर है कि हम छत के ऊपर से रस्सा नीचे लटकाने की कोशिश करें। मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लोग तले की छत पर पहुंच जाओगे तो फिर ऊपर से रस्सा लटकाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हमें अपने कमांडो को भी तो किले से बाहर निकालना है, और उसको किले से बाहर निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है, क्योंकि हम उसे लेकर किले की आहनी गेट से नहीं निकल सकेंगे। उसने पूछा ये तो ठीक है, मगर तुम लोग किले के अंदर कैसे जाओगे। मैंने कहा यही सोचना है, तुम हमें कुछ मशवरा देते हो, ये भी जहन में रखना कि हम में से कोई भी किले के अंदर जाएगा उसे अपने साथ कम से कम 70 फुट लंबी रस्सी ले जानी होगी, जो हम कमीज के अंदर नहीं छुपा सकेंगे। मैंने एक तरीका सोच रखा था, मगर मैं मुजाहिद की राय लेना चाहता था कि देखें वो क्या मशवरा देता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके जहन में मुझसे कोई बेहतर तरकीब हो। मगर अपने मुजाहिद और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के जहन में भी कोई काबिल अमल तरकीब नहीं आ रही थी। तब मैंने उन्हें अपनी तरकीब बताते हुए कहा, तुमने बताया था कि जो खाकरोब किले के अंदर झाड़ू वगैरह देते हैं वो सुबह मुंह अंधेरे आते हैं। हाँ, मुजाहिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कमांडो मंसूर अहमद भी मुझे देख रहा था। मैंने कहा इसके सिवाय और कोई तरकीब किले के अंदर जाने की नहीं हो सकती कि हम दोनों, यानी मैं और कमांडो मंसूर, खाकरोबों के भेस बनाकर मुंह अंधेरे तले के अंदर जाएं। जाहिर है जो खाकरोब सफाई वगैरह के लिए आते हैं उनके साथ कोई छोटी सी रेडी भी होती होगी, हम उस रेडी में रस्सी चुबाकर अंदर ले जा सकते हैं। मुजाहिद ने कहा लेकिन जो खाकरोब रोजाना किले के अंदर सफाई करते हैं उनको तो किले के गार्ड पहचानते हैं और उनके पास शनाख्ती कार्ड भी होते हैं, तुम कैसे उनकी जगह अंदर दाखिल हो सकोगे, तुम तो वहीं पकड़ लिए जाओगे। मैंने कहा हमें उन दोनों सफाई करने वालों को रास्ते में ही गायब करना होगा और उनके कपड़े पहनकर उनकी जगह किले में दाखिल होना होगा। गार्ड ड्यूटी वाले संतरी ने पूछा तो हम कह देंगे कि वो दोनों दूसरे गांव शादी पर गए हुए हैं, उनकी जगह हम सफाई करने आए हैं। बहरहाल ये खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। अव्वल तो कोई संतरी इस बारे में तफ्तीश नहीं करेगा कि हम उनकी जगह पर क्यों आए हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो गई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हम पिस्तौल साथ लेकर जाएंगे। मुजाहिद को हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि एक बात अभी से याद कर लो, अगर कोई इमरजेंसी वाली सूरत पैदा हो गई और तुम पकड़े गए तो अपनी ज़बानें बंद रखना। मैंने कहा दोस्त, ये बात तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो हम मुजाहिदों का पहला उसूल है कि मर जाएंगे मगर जबान नहीं खोलेंगे। अब तुम हमें सिर्फ ये मालूम करके बता दो कि किले में जो खाकरोब मुंह अंधेरे सफाई के लिए आते हैं वो कहाँ से आते हैं और घर से किले तक उनका रास्ता कौन सा है, बाकी हम जाने हमारा काम। मुजाहिद ने वादा किया कि वो आज शाम को ये भी पता करा देगा। हमारा मुजाहिद चला गया। रात के पहले पहर में आया और बोला तुम में से एक मेरे साथ चले। मैं उसके साथ हो गया। वो मुझे ताइमगंज की आबादी से थोड़े फासले पर मुस्लियों की बस्ती के पास ले गया। कहने लगा इस बस्ती के एक मकान में से मुंह अंधेरे दो खाकरूब बूटा मसीह और मुंशी मसीह रेडी लेकर निकलते हैं। उनकी रेडी के आगे गधा जुता हुआ होता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किस रास्ते से होकर तले में जाते हैं। मुस्लियों की इस बस्ती से एक कच्ची सड़क निकलकर खेतों में से होकर तले की तरफ गई थी। ये छोटी सी सड़क थी और किले तक 3-4 मोड़ मुड़ती थी। किला वहां से ज्यादा 1.5 फरलांग के फासले पर था। हम वापस आ गए। मकान पर मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को सब कुछ समझा दिया। हम जल्दी सो गए। रात के 3 बजे घड़ी की अलार्म ने हमें जगा दिया। हमारा लिबास वही आम हिंदू मालियों वाला था। माथे पर सुर्ख तिलक भी हमने रहने दिया था। मौका देखने के बाद मैंने अपने मुजाहिद की मदद से 70 फुट लंबी एक पतली और बड़ी मजबूत रस्सी मंगवा कर रखी थी। रस्सी में कहीं कहीं हमने गांठें डाल दी थी। रस्सी हमने स्याह रंग की मंगवाई थी ताकि दिन के वक्त वो किले की अकबी दीवार के साथ लटक रही हो तो उसका रंग दीवार के मैले रंग में घुल मिल जाए और दूर से नजर न आए। इससे ज्यादा एहतियात हमारे इख्तियार में नहीं थी। हमने उठते ही अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल और उनका मैगजीन चेक किया। रस्सी का गोल गुच्छा बनाकर मैंने अपने कांधे पर रख लिया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। रात के 3 बजे सारी आबादी गहरी नींद सो रही थी। हम खाली अंधेरी गलियों में से होकर जल्दी से खेतों में आ गए। यहाँ हम महफूज थे। जिस रास्ते से मुजाहिद मुझे लेकर मुस्लियों की बस्ती की तरफ गया था, हम उसी रास्ते से चलते बस्ती के बाहर आकर रुक गए। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, हमें एक जगह छुपकर दोनों खाकरोबों का इंतजार करना होगा। कच्ची सड़क के तीसरे मोड़ पर ताली के ऊंचे ऊंचे दरख्त साथ साथ खड़े हैं। हम अंधेरे में छुपकर बैठ गए। मैं सड़क की एक तरफ और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट दूसरी तरफ अंधेरे में बैठा था।
कुछ देर बाद हमें घुंघरुओं की आवाज सुनाई थी। मैंने कमांडो मंसूर से कहा, खबरदार हो जाओ, दोनों आ रहे हैं। ये घुंघरू रेडी के आगे जुटे हुए गधे की गर्दन में बंधे हुए थे। सितारों की हल्की नीली रोशनी में हमें बस्ती की तरफ से एक रेडी आती नजर आई। जरा करीब आई तो मैंने देखा कि दोनों खाकरोब रेडी पर बैठे हुए थे। उसमें से एक सिगरेट पी रहा था, जिसके गुल की चमक दूर से दिखाई दे रही थी। जब रेडी हमारे सामने से गुजरने लगी तो हम पिस्तौलें निकाल कर सामने आ गए।